नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 8 एक यात्रा परमाणु के भीतर। मतलब इस पूरे अध्याय में हम समझने वाले हैं परमाणु क्या होता है, किस तरीके से परमाणु के अंदर जो भी अन्य कण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो परमाणु की हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे और इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी कॉपी पेन पकड़ के बैठिए और जब तक ये वीडियोस कंप्लीट ना हुआ पूरा देखिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी और बहुत सिस्टमेटिक आपको नोट्स में मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परमाणु सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कैसे हमें पता चला कि परमाणु होता क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। तो प्राचीन भारतीय और ग्रीक विचारक इन्होंने काल्पनिक अवधारणाएं दी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के हुए थे महर्षि कणाद या आचार्य कणाद। ठीक है, उन्होंने प्रस्तावित किया कि यदि पदार्थ को निरंतर विभाजित किया जाए तो अंत में एक ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर आप कोई भी पदार्थ है उसे अगर आप निरंतर तोड़ोगे तो तोड़ते 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 एक ऐसा लास्ट में पदार्थ बचेगा जो आप जिसे आप आगे तोड़ ही नहीं सकते, और इसी को उन्होंने क्या बोला, परमाणु बोला। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु आपस में मिलकर द्वय मतलब दो परमाणु या त्रय मतलब तीन परमाणु बनाते हैं। तो जितने परमाणु आपस में जुड़ेंगे उतने परमाणु आपस में बनेंगे। तो ये तो कहा था आचार्य कणाद ने। बहुत सही, इन्होंने एक तरीके से बहुत पहले एक अवधारणा दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर आप उसे निरंतर तोड़ते चले जाते हो तो लास्ट में जो कण बचेगा जिसे आप तोड़ नहीं पाओगे उसी को परमाणु कहा जाता है। उसके बाद लियूसिपस और डेमोक्रेटिक, मतलब ये ग्रीस के थे, इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने इन अविभाज्य कणों को एटमॉस मतलब एटम कहा, एटमॉस कहा, जिसे जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है अविभाज्य। तो एटम का मतलब हो गया जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे छोटा कण जिसे हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने एक शुरुआत कर दी थी परमाणु की कि परमाणु क्या होता है। अब इस पर फिर बहस शुरू हुई और अलग अलग वैज्ञानिक अपना मत प्रदान करने लग गए। तो सबसे पहले आए डॉल्टन साहब। तो जॉन डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत जो कि आया 1808 में। इससे पहले भी भारतीय थे जिन्होंने ये बताया कि परमाणु क्या होता है। देखिए, अब जो जॉन डॉल्टन थे उन्होंने 1808 में कुछ परमाणु सिद्धांत की कुछ मुख्य अभिगृहित दी, मतलब पोस्टुलेट दिए जो निम्नलिखित है। इन्होंने कुछ कुछ बातें बोली परमाणु के बारे में। पहला इन्होंने बोला अविभाज्य कण, मतलब परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो सभी द्रव्य मतलब पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। डॉल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य मतलब इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो इन्होंने वही बात बोली जो महर्षि कणाद ने बोला था। ठीक है, दूसरा परमाणु की अविनाशिता, मतलब ये होता है कि परमाणु को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा इन्होंने बोला समान तत्वों के समान परमाणु होते हैं। मतलब ये हुआ किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में पूर्णतः एक समान होते हैं। मतलब बड़ा सिंपल सा है, ये बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके मैंने दो परमाणु लिए हैं, तो अगर मैंने अलग अलग करूंगा तो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। तो क्योंकि ये परमाणु बने तो जो ऑक्सीजन बना हुआ है O2, ये बने तो इन ऑक्सीजन से ही है, तो इसका चाहे हम आकार बोलेंगे, चाहे इनका द्रव्यमान बोलेंगे, चाहे इनका गुण बोलेंगे, वो सारे एक समान ही होंगे। आई बात समझ में। आगे उन्होंने बोला कि भिन्न तत्वों के भिन्न परमाणु होते हैं। जस्ट इसका ऑपोजिट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, रासायनिक गुण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब जैसा अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे और हाइड्रोजन के गुणधर्म बिल्कुल अलग होंगे। तो यही बात इन्होंने कही। आगे इन्होंने बोला कि सरल पूर्णांक अनुपात में संयोजन होता है। मतलब जब भी आप
परमाणुओं को आपस में मिलाओगे, उनसे यौगिक बनाओगे, तो वो छोटे छोटे सरल अनुपात में ही आपस में संयोजित होते हैं। आगे जो छठा इन्होंने बोला, यौगिक में परमाणुओं की निश्चित संख्या होती है। कोई भी यौगिक होगा उसमें परमाणुओं की निश्चित संख्या होगी। जैसे मैंने बोला H2O, ये हमारा जल का सूत्र होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो किसी भी निश्चित यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार हमेशा स्थिर होता है या स्थिर रहता है। तो ये इन्होंने, जॉर्ज डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में कुछ बातें बोली थी। पहला क्या था, आप कोशिश करिए इसे साथ साथ याद करने की। पहला क्या बोला था, जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। दूसरा क्या बोला, परमाणु की अविनाशिता, मतलब परमाणु का कभी भी नाश नहीं होता है। तीसरा ने बोला कि समान तत्व होंगे तो समान परमाणु के जो गुणधर्म होंगे वो समान होंगे, भिन्न तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो भिन्न होंगे। जो भी परमाणु आपस में यौगिक बनाएंगे तो सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोजन होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको समझ नहीं आया, जैसा अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, जल बनाया। तो आपको दिख रहा होगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा है ये एक पूर्णांक में जुड़ा है। पूर्णांक मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे जुड़े हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 ये है और 0.5 ये है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा छोटे पूर्णांक में होना चाहिए, पूर्ण अंक 1 2 3 4 5 ऐसे की बात हो रही है। और लास्ट वाला है, यौगिक में परमाणुओं की संख्या हमेशा निश्चित होती है। तो ये हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप इसमें सारे याद ना भी करो, पहले के 4 भी याद करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो मुख्य अवपरमाणु कण होते हैं, मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर भी और कण होते हैं। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के अंत में रेडियोधर्मिकता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई और यह सिद्ध हुआ कि परमाणु विभाज्य है और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और यही जो डाल्टन का सिद्धांत था वो खारिज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर होता है, मतलब परमाणु 3 अपरमाणु कण से मिलकर बनता है। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन था इसकी खोज की थी जे टॉमसन ने 1997 में। ठीक है, कैसे हुआ था, तो कैथोड किरण नली प्रयोग द्वारा इसे खोजा गया था। और इस पे जो आवेश होता है वो होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है, मतलब ऋण में होता है। तो ऋण 1.602 गुणा 10 की घात -29 कूलाम, ये सी कूलाम होता है, ये आवेश का मात्रक होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, इसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने खोजा था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक होता है, इस पर धनावेश होता है। तो आवेश उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पर ये ऋण में होता है जबकि अब प्रोटॉन पर ये धन में होता है। और तीसरा था न्यूट्रॉन, इसे खोजा था चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। ये उदासीन होता है, इसका जो द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, या हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होता है। ठीक है, अब इसे याद करने का एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं मैं। देखो, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, आपको याद रखना है ईंट पर नाच। ठीक है, ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। तो ई मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, टॉ मतलब हो गया टॉमसन, ये वाला देखो, दिख रहा, दिख रहा, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टॉ मतलब टॉमसन या थॉमसन भी इसे हिंदी में बोलते हैं। पॉ मतलब हो गया प्रोटॉन, र मतलब हो गया रदरफोर्ड, नौ मतलब हो गया न्यूट्रॉन, और च मतलब हो गया चैडविक। तो ईंट पर नाच आपको याद रहेगा। तो तीनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी, किसने इसे खोजा था, कब खोजा था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद परमाणु मॉडलों का ऐतिहासिक विकास शुरू हुआ, मतलब हर किसी ने परमाणु पर अपना मॉडल प्रस्तुत करने शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही डाल्टन साहब जो उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था वो जैसे ही फेल हुआ तो फिर नए नए वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना मॉडल देना शुरू किया। तो सबसे पहले आए जे टॉमसन का मॉडल, टॉमसन मॉडल। इसी मॉडल को हम तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं। देखिए, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल ये 1998 में आया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है।
परमाणु की संरचना को समझाने वाला पहला वैज्ञानिक प्रस्ताव था। मतलब सबसे पहले इन्होंने ही परमाणु के बारे में जानने की कोशिश की और बताने की कोशिश की। सर जे टॉमसन ने 1987 में इलेक्ट्रॉन की खोज, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। इसके बाद उन्होंने 1898 में यह मॉडल प्रस्तुत किया ताकि यह समझाया जा सके कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो क्योंकि जो परमाणु है ये पता चल गया था कि तीन अव परमाणु से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ये किसी भी परमाणु के अंदर किस तरीके से होते हैं इसे समझाने का आगे प्रयास किया गया। तो जो टॉमसन था इन्होंने अपना मॉडल इस तरीके से दिया। आपको मैं समझा देता हूँ पहले, फिर आपको मैं पढ़ के समझाऊंगा। देखो, आप इसे मान सकते हो, ये एक तरबूज अगर आपने काटा होगा तो इस तरीके से होता है। तो जो ये लाल पार्ट है, जो आपको पूरा लाल पार्ट दिख रहा है वाला, ये इसे इन्होंने धनात्मक गोला माना, मतलब इसे इन्होंने माना कि ये प्रोटॉन इस पे फैले हुए हैं। ठीक है, और इस पर जो आपको बीज दिख रहे हैं ये वाले, इसे इन्होंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी है, मतलब धन वाला पार्ट भी है पूरा, और ऋण वाला पार्ट है, तो जो धनावेश है वो ऋणावेश को उदासीन कर देता है। तो जो परमाणु होता है वो एक उदासीन होता है, क्योंकि जो इस पे धनावेश होगा वो ऋणावेश को क्या कर लेगा, उदासीन कर देता है। तो यही इनका मॉडल था। अब मैं इसे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले धनावेशित गोला। परमाणु मुख्य रूप से धनावेश का बना हुआ एक ठोस गोला होता है। यह धनावेश पूरे गोले में समान रूप से फैला रहता है, इन्होंने बोला। तो आपको दिख रहा होगा एक गोला है, और क्योंकि इसमें जो लाल पार्ट है पूरा धनावेश है, तो उन्होंने ये बोला कि ये धनावेश का गोला होता है, और जो धनावेश है पूरे गोले पर समान रूप से फैला होता है। अब पहला इन्होंने प्रस्ताव दिया कि इलेक्ट्रॉनों का धसा होना। आपको बताया मैंने, जो इसमें जो बीज होंगे तरबूज की, इन्हें इन्होंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऋणावेशित कण जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इस धनावेशित गोले में इस प्रकार धसे या जड़े होते हैं जैसे क्रिसमस पुडिंग में सूखे मेवे या प्लम। जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस केक आता है, मतलब एक केक होता है, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये इसे इन्होंने बोला ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने यही समझाया कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धसे हैं जैसे क्रिसमस पुडिंग में सूखे मेवे और प्लम। या इन्होंने बोला कि जैसा अगर मैं इसे तरबूज मान लूं, तो तरबूज के लाल वाले भाग में काले बीज। जो तरबूज का लाल वाला भाग था, इन्होंने बोला कि ये क्या है, धनावेश का गोला है, और इस पर जो काले बीज हैं इसकी बात हो रही है, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये वाले, ये सारे, कि इसे इन्होंने बोला ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा इन्होंने बोला कि विद्युत उदासीनता, मतलब परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश धनावेशित गोले के कुल आवेश के बराबर, मतलब बिल्कुल बराबर होता है। मतलब जितना धनात्मक पार्ट होगा उतना ही इसमें ऋणात्मक पार्ट भी होगा। इसीलिए परमाणु का जो कुल आवेश होगा वो कितना होगा, शून्य हो गया, क्योंकि जितना धन है उतना ही ऋण भी है, तो ये उदासीन होगा। मतलब परमाणु विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये मॉडल क्या था, तो आपको दोबारा समझा देता हूँ मैं क्या था। बहुत सिंपल है, एक कटा हुआ तरबूज है, उसमें जो लाल वाला भाग है वो एक धनावेशित गोला है, और जो बीज होते हैं काले, अगर आपने तरबूज में देखे होंगे, उसे इन्होंने बोला कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। अब क्योंकि ये धनावेशित पार्ट है पूरा लाल वाला, और इस पे ये जो बीज है वो ऋण है, मतलब ऋणावेशित है, तो धन ऋण को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। तो जो भी परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आया बात समझ में, बड़ा सिंपल है। अब उदाहरण क्या है इसकी, देखो तरबूज में जो लाल खाने योग्य पार्ट है वो क्या होगा, धनात्मक होगा, और जो काले बीज है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। या जो प्लम पुडिंग मॉडल है, इसमें जो केक और पुडिंग का आधार है वो धनावेशित होता है, और जो बीच बीच में लगे सूखे मेवे हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में। तो ये था इनका मॉडल। अब इन्होंने अपना मॉडल दिया, तो इसका हमें क्या महत्व या क्या सफलता रही उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो टॉमसन मॉडल था उसकी सफलता और महत्व क्या रहा, तो पहला, विद्युत उदासीनता की सफल व्याख्या, मतलब इन्होंने बताया कि जो भी परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है। आपको समझाया मैंने कैसे। इस मॉडल ने पहली बार यह सफलतापूर्वक समझाया
कि परमाणु एक उदासीन कण क्यों है। आई बात समझ में आपको क्यों है? क्योंकि जितना धनावेशित भाग है उतना ही ऋणावेशित भी है, तो धन ऋण को एक तरीके से आवेशित मतलब उदासीन कर देता है। दूसरा इसमें है इलेक्ट्रॉन का स्थान निर्धारित करना, मतलब इन्होंने सही समझाया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से निर्धारित होते हैं। इसमें यह स्वीकार किया गया कि परमाणु के भीतर छोटे अवपरमाणु कण होते हैं और डाल्टन के अविभाज्य परमाणु के सिद्धांत को खारिज किया। डाल्टन ने तो बोला था कि मतलब ये अविभाज्य होता है, मतलब हम परमाणु को आगे तोड़ ही नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने ये समझा दिया था कि इसके अंदर भी कुछ और कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। हे नारायण। अब उसके बाद इन्होंने अपनी व्याख्या की, लेकिन कुछ कुछ चीजों को समझाने में ये असफल रहे। तो इस जो मॉडल थी इसकी कुछ सीमाएं हैं या कुछ कमियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की असफलता। मतलब क्या हुआ देखो, जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पर्णिका मतलब एक गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, तो अधिकांश जो अल्फा कण थे बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे और कुछ बड़े कोणों पर मुड़ गए थे। टॉमसन का इस टॉमसन का मॉडल इस बात की कोई व्याख्या नहीं कर सका कि अल्फा कण इतने बड़े कोणों से विक्षेपित क्यों हुए थे। तो ये तो पहला था। मतलब उन्होंने क्या किया, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी रदरफोर्ड का क्या था। तो इन्होंने एक स्वर्ण पत्रिका ली थी, मतलब एक गोल्ड फॉइल ली थी और उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई थी। तो बहुत सारे तो सीधे निकल गए थे और कुछ टकराकर दाएं बाएं हो रहे थे। तो ये वही नहीं समझा पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, नाभिक की अनुपस्थिति। मतलब टॉमसन ने माना कि धनावेश पूरे परमाणु में फैला हुआ है, जैसा आपको बताया मैंने, जो तरबूज होता है उसमें जो लाल वाला भाग होता है। जबकि रदरफोर्ड ने सिद्ध किया कि धनावेश परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा, प्रायोगिक साक्ष्यों की कमी। यह मॉडल केवल सैद्धांतिक कल्पना पर आधारित था, इसके समर्थन में कोई मतलब जो प्रायोगिक डेटा नहीं थे। ठीक है। तो ये थी इनकी सीमाएं या कमियां। इनकी सीमा के बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और उसका मॉडल क्या था उस पर चर्चा करते हैं। देखो, जो रदरफोर्ड थे का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी मोड़ था। मतलब इन्होंने क्या करा, जब ये प्रयोग किया तो इसने एक तरीके से इतिहास बना दिया। इस प्रयोग ने जे टॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को खारिज किया और आधुनिक परमाणु मॉडल की नींव रखी। अब यहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल क्या था देखो, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग 1911 में हुआ था। प्रयोग की संरचना कैसी थी? सबसे पहले तो जो रदरफोर्ड था उन्होंने अपने शिष्यों के साथ, नाम था हांस गीगर और अर्नेस्ट मर्सिडन, ने निम्नलिखित व्यवस्था तैयार की। उन्होंने क्या किया, एक अल्फा कण का स्रोत बनाया, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उच्च ऊर्जा वाले द्विआवेशित हीलियम आयन प्राप्त किए। मतलब जो अल्फा कणों की बौछार करवाई थी उसके लिए उन्होंने सबसे पहले एक स्रोत बनाया जहां से बौछार करवानी थी। दूसरा, एक पतली स्वर्ण पर्णिका ली, मतलब जो थिन गोल्ड फॉइल की बात कर रहा हूं मैं। धातु की अत्यंत पतली पन्नी चुनी गई ताकि अल्फा कण परमाणुओं की एक बहुत पतली परत से गुजरे। ठीक है। तीसरा, वृत्ताकार जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखी एक स्वर्ण परिणिमा के चारों ओर एक पर्दा लगाया गया, जिससे जब भी कोई अल्फा कण इससे टकराता था तो प्रकाश की एक छोटी सी चमक उत्पन्न होती थी। इससे कणों की दिशा का पता चलता था। तो ये तीन चीजें इन्होंने व्यवस्थित करी। अब प्रयोग क्या था वो देखिए आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रदरफोर्ड का प्रयोग था वो किस प्रकार था। तो जब अल्फा कणों की बौछार स्वर्णिम पत्रिका पर की गई
तो निम्नलिखित 3 मुख्य बातें देखी गई। पहला क्या था? अधिकांश अल्फा कण मतलब 99% से अधिक बिना अपने पथ से मुड़े मतलब विचलित हुए सीधे स्वर्णिम पत्रिका को पार करके निकल गई। मतलब ये था, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे इन्होंने अल्फा कण की बौछार करवाई तो आपको दिख रहा होगा मैक्सिमम सारे पार हो गए। देखो ये वाले पार, ये आपको दिख रहा होंगे, ये सारे पार हो रहे हैं, इस गोल पत्रिका से सारे पार हो रहे हैं। तो पहला इन्होंने यही बोला। दूसरा इन्होंने बोला कुछ अल्फा कण मतलब बहुत कम संख्या में छोटे या बड़े कोण पर अपने मूल पथ से विक्षेपित हो गए। मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ से कुल ये टकरा रहे हैं और ऐसे विक्षेपित हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पे टकरा रहे हैं, ये विक्षेपित हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पे टकरा रहा है और ये विक्षेपित हो रहा है। ठीक है। और तीसरा अत्यंत दुर्लभ घटना, मतलब ये मान लो आप 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो टकराकर उसी पथ पर वापस लौट आए। मतलब टकराकर सीधे वापस आ रहा था, जैसे इसमें दिखा रखा कोई जो सीधे टकराकर वापस आ रहा है। मान लो अगर मैं इस पे उन्होंने नहीं दिखाया, मान लो अगर ये कोई कण है तो ये ऐसा बिल्कुल बीच में टकरा रहा था और इसी रास्ते वापस आ रहा था। आप इसे ऐसा समझ सकते हो, रदरफोर्ड का एक प्रसिद्ध कथन आया था, यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे कि आप 15 इंच का तोप का गोला कागज के एक टुकड़े पर मारे और वो टकराकर वापस आपको ही चोट पहुंचा रहा, मतलब सीधे जा रहा और सीधे आ रहा। तो ये प्रयोग किए थे किसने? रदरफोर्ड ने। पहला इन्होंने क्या बोला कि अधिकांश कण सीधे पार जा रहे हैं। दूसरा बोला कि कुछ बहुत कम ऐसे थे जो टकराकर दाएं बाएं हो रहे थे। और तीसरा मतलब 20,000 में से सिर्फ एक ऐसा था जो टकरा रहा था और सीधे वापस आ रहा था। ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का जो प्रयोग उन्होंने किया था। अब इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले थे ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकले थे? पहला कि जो भी अधिकांश भाग होता है परमाणु का वो खाली होता है ना। क्योंकि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए थे, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश आंतरिक भाग क्या होगा? रिक्त होगा, खाली होता है। दूसरा जो धनावेशित केंद्र का अस्तित्व, मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर उसका पूरा द्रव्यमान होता है। कुछ अल्फा कणों का कुछ अल्फा कणों पर धनात्मक आवेश था और वे धनात्मक अल्फा कणों से प्रतिकर्षित होकर मुड़े। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का धनावेश पूरे परमाणु में नहीं फैला होता है बल्कि एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है। इसी को हम नाभिक कहते हैं। और तीसरा सघन और भारी नाभिक होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान काफी अधिक होता है, फिर भी एक कण टकराकर वापस लौटा, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान और धनावेश परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही सूक्ष्म और सघन स्थान पर केंद्रित है। इस केंद्र को क्या बोलते हैं? हम नाभिक बोलते हैं। मतलब आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ये ऐसा बोलना चाह रहा है जैसे आपके पास ये कोई परमाणु है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ सिर्फ ये बीच में एक ऐसा सघन भाग होगा और भारी भाग होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? नाभिक बोलेंगे। ठीक है। बाकी जो अधिकांश भाग है पूरा खाली है। ये सारा भाग आपको दिख रहा होगा, ये पूरा खाली है, जो उसने पहले वाले में बोला। दूसरे वाले में जो टॉमसन ने बोला था कि मतलब जो धनावेश है पूरा फैला होता, लेकिन ऐसा नहीं था। धनावेश यही एक बीच में होता था, जिससे जो अल्फा कण था वो भी धनावेशित होता है, तो इससे टकरा रहा था और टकराकर सीधे वापस आ रहा था, मतलब इसे प्रतिकर्षित हो रहा था। तो यही 3 जो मेन निष्कर्ष निकले थे इसके प्रयोग से। आई आपको बात समझ में? अब उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसका मतलब ये हुआ कि अब तक उसने जितनी भी चीजें बोली वो सब इसके मॉडल में आएगी। तो प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या था? उस पर एक नाभिक होता है, जैसा हमने भी पढ़ा। परमाणु के केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म, सघन और धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या बोला जाएगा? नाभिक बोला जाएगा। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसी नाभिक में केंद्रित होता है। जो भी द्रव्यमान होगा वो इसी नाभिक में होता है। और इस नाभिक में कौन कौन होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तीसरा, नाभिक का आकार पूरे परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, आपको दिख रहा होगा।
अगर ये पूरा इतना बड़ा अगर ये कोई परमाणु है तो नाभिक इतना सा है बस, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण। जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार पथों को क्या बोला जाता है? कक्ष। ऐसा समझो इसे। जैसा आपको बताया मैंने, मान लो ये नाभिक है और इसके चारों ओर कुछ ऐसे गोले होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम? कक्षाएं बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इन कक्षाओं में घूमते हैं इस तरीके से, ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहता है। आई इतनी बात समझ में? और तीसरा इसने बोला था ग्रहीय मॉडल से तुलना, मतलब जैसे इन्होंने क्या बोला, इस मॉडल की तुलना सौर मंडल से की गई जहां नाभिक सूर्य की भांति केंद्र में स्थित होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहों की भांति चारों ओर घूमते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, देखो इसे आप सूर्य मान सकते हो बीच वाले को, और ये इलेक्ट्रॉन है जो ग्रहों की, मतलब सूर्य के चारों ओर जैसे ग्रह घूमते हैं वैसे घूमते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इन्होंने एक बात और कही कि स्थिर वैद्युत आकर्षण इसमें होता है। धनावेशिक, जो धनावेशित नाभिक होता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच एक तीव्र स्थिर वैद्युत आकर्षण मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को अपनी कक्षा में बांध कर रखता है, ठीक है। तो ये था स्थिर वैद्युत आकर्षण। उसके बाद है जो रदरफोर्ड का मॉडल था, इसकी भी कुछ सीमाएं थी या कमियां थी। वो क्या थी? यद्यपि यह मॉडल बहुत क्रांतिकारी था, मतलब इस मॉडल से हमें बहुत सारी चीजें पता चली है, लेकिन इसमें दो बड़ी कमियां थी। वो क्या थी? पहला, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, मतलब ये इस चीज की व्याख्या नहीं कर पाया कि जो परमाणु होता है वो स्थायी होता है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण त्वरित गति मतलब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह निरंतर ऊर्जा का विकिरण मतलब उत्सर्जन करता है। यद्यपि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोता रहेगा, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोता रहेगा तो उसकी कक्षा का आकार छोटा होता जाएगा और अंततः वह सर्पिलाकार पथ पर चलते हुए नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए, परंतु वास्तव में परमाणु अत्यंत स्थायी होता है। रदरफोर्ड इस स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। मतलब बड़ा सिंपल है, ये बोलना चाह रहा है, देखो आपको समझाता हूँ। मान लो ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा घूमेगा मतलब घूमता रहेगा तो ये धीरे धीरे ऊर्जा को उत्सर्जित करता रहेगा। एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, अगर माना ये इसके चारों ओर भाग रहा है तो भागते भागते ये एक बार थक जाएगा क्योंकि इसकी ऊर्जा निरंतर निकलती रहेगी, और जब ये थक जाएगा तो ये यहाँ अंदर गिर जाएगा और इस तरीके से जो परमाणु है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना की जानकारी न होना। यह मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन कक्षाओं में और किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अगर मैंने बोला मान लो कोई परमाणु है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में आएंगे या अलग अलग कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस बात को नहीं समझा पाया था और इसीलिए ये मॉडल भी खारिज हो गया।